कहानी का शीर्षक चिट्ठी जो कभी खुली नहीं। एक सैनिक, एक पिता और एक अधूरी चुप्पी की गाथा आधार। वास्तविक घटनाओं से प्रेरित पात्रों और स्थानों के नाम बदले गए हैं। प्रस्तावना, वो जो लौट कर नहीं आते, क्या वो हमेशा चले जाते हैं? नहीं, कुछ लौटते हैं, एक चिट्ठी बनकर जो कभी पढ़ी नहीं जाती। यह कहानी है मेजर आर्यन ठाकुर की। एक ऐसा नाम जो शौर्य, मौन, प्रेम और अधूरी जिम्मेदारियों की परिभाषा बन गया। आर्यन सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वह एक पिता था, एक पति था और एक ऐसा बेटा जो अपने गांव की मिट्टी से यह वादा करके गया था कि वह अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। ये कहानी उन सैनिकों की भी है जो वर्दी पहनते हैं, लेकिन उनके पीछे रह जाते हैं कुछ लोग जो उनकी चिट्ठियों में, आवाजों में और यादों में जीते रहते हैं। घाटियों से उठी प्रतिज्ञा। सुदूर हिमाचल के कांगड़ा जिले की बर्फीली घाटियों में बसा था एक शांत और सुंदर गांव, नग्गर। यहाँ पहाड़ अपनी ऊंचाई से नहीं, अपने मौन से प्रभावशाली लगते थे। इसी गांव में 15 जनवरी 1988 को जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो कभी दूसरों की तरह बालक नहीं रहा, आर्यन ठाकुर। उसका नाम ही उसके स्वभाव का संकेत था, आर्यन, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। और वह वास्तव में अपने विचारों और कृत्यों से बचपन से ही अलग था। पिता धर्मवीर ठाकुर भारतीय डाक विभाग में पोस्ट मास्टर थे, बेहद अनुशासित लेकिन गहरी संवेदनाओं से भरे। माँ लक्ष्मी देवी पहाड़ी नारी की जीवंत मिसाल, दिन भर खेतों में काम करना, फिर शाम को तुलसी के चौरे पर दिया जलाना। घर में अनुशासन, संस्कार और मिट्टी की महक हमेशा घुली रहती थी। आर्यन के कमरे की खिड़की से हिमालय की चोटियां साफ दिखती थीं। अक्सर वह देर तक उन्हीं चोटियों को देखता रहता। माँ पूछती, क्या देखता है इतना? वो कहता, माँ, लगता है वो पहाड़ मुझे बुलाते हैं, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। जब आर्यन 12 साल का था, तभी करगिल युद्ध हुआ। गांव के कुछ जवान लौटे नहीं, उनका अंतिम संस्कार गांव की घाटी में हुआ। उस दिन आर्यन चुपचाप दूर एक पत्थर पर बैठा रहा। फिर शाम को पिता के पास आकर बोला, बाबा, क्या मैं बड़ा होकर वर्दी पहन सकता हूँ? वर्दी सिर्फ पहनने के लिए नहीं होती बेटा, उस पर मर मिटने का हौसला भी चाहिए। तो मैं वही बनूंगा जो उस वर्दी पर जान दे सके। उस शाम गांव की घाटी में एक मौन प्रतिज्ञा ने जन्म लिया था। एक एक 12 साल के बालक की प्रतिज्ञा जो अपने वचन से बड़ा था। आर्यन पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन उसे किताबों से ज्यादा दिलचस्पी होती थी फौजियों की कहानियों में। वो अपने स्कूल के खेल मैदान में पत्थर जमा करके बंकर बनाता और दोस्तों को कमांडो ट्रेनिंग देता। गर्मी की छुट्टियों में जब दिल्ली में रहने वाले मामा उसके लिए उपहार लाते, तो वो खिलौनों की जगह सेना की टोपी या छोटा सा झंडा मांगता। पिता ने एक दिन कहा, बेटा, तेरी उम्र खेलने की है। बाबा, मैं भी खेलता हूँ, बस मेरा खेल थोड़ा असली है। गांव में सब कहते थे, ठाकुर का छोरा कुछ तो करेगा, जरूर करेगा। और वह दिन भी आया। आर्यन ने 10वीं कक्षा के बाद ही एनडीए एनडीए की तैयारी शुरू कर दी। 12वीं में टॉप किया। फिर पहली ही कोशिश में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयन हो गया। जब उसका चयन पत्र आया, माँ ने उसे आंखों से लगाया। पिता ने गांव में मिठाई बंटवाई और पहली बार रोते हुए कहा, अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, ये देश भी तुझे मांग रहा है। घाटियों से उठी प्रतिज्ञा जो आगे चलकर एक शौर्य गाथा में बदलने वाली है। वर्दी का वचन। जून 2006। पुणे की तपती धूप और कठोर अनुशासन ने जैसे आर्यन को आग में डाल दिया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में कदम रखते ही उसने जाना कि देश की सेवा का सपना सिर्फ गर्व नहीं, कठिन तपस्या की मांग करता है। 3 साल की ट्रेनिंग, एक जंगल जैसी दिनचर्या, सुबह 4 बजे की परेड, एक दिन में 10 किलोमीटर की दौड़, बंदूक से लेकर मैप पढ़ने तक की सिखाई जाती थी बारीकियां। पर आर्यन को कोई शिकायत नहीं थी। मैं यहाँ तक आकर थका नहीं हूँ माँ, बस अब और तेज दौड़ने की हिम्मत चाहिए, उसने एक पत्र में माँ को लिखा था। आर्यन की यही लगन उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वो केवल शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक रूप से भी खुद को फौजी बना रहा था। एक दिन कैप्टन सुनील मेहरा, जो वहां के सबसे सख्त ट्रेनर माने जाते थे, ने उसे बुलाया और पूछा, क्यों लड़के, इतनी शिद्दत क्यों है तुझ में? आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि सर, मेरी माँ को मुझ में सिर्फ बेटा नहीं, एक सिपाही दिखता है, और मेरा गांव, उसे अब एक शहीद की जरूरत है, नहीं तो उसका दुख अधूरा रहेगा। उस दिन पहली बार कैप्टन मेहरा की आंखों में नमी आई।
उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू वर्दी का सिर्फ सम्मान नहीं करेगा, तू उसका मतलब बदल देगा। 3 साल की एनडीए ट्रेनिंग के बाद आर्यन को आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा गया। यहाँ प्रशिक्षण और भी कठिन था। बंदूकों की आवाजें, नकली बारूदी सुरंगों की ट्रेनिंग, 24 घंटे का युद्धाभ्यास, यह सब आर्यन को उस असली रणभूमि के लिए तैयार कर रहे थे जहां एक गलती जीवन ले सकती थी। आईएमए में उसकी मुलाकात हुई एक और कैडेट से, करण मल्होत्रा। दिल्ली का लड़का, बातूनी पर दिल का साफ। जहां आर्यन शांत और गहरे पानी जैसा था, वहीं कर्ण नदी की धार की तरह तेज। लेकिन दोनों की दोस्ती ऐसे बनी जैसे तलवार और म्यान। एक रात दोनों छत पर बैठे थे, चुपचाप। चांद सिर पर था और दूर कहीं से साउंड ऑफ बगल बज रहा था। कर्ण ने कहा, कभी कभी सोचता हूं यार, क्या वाकई हम मरने को तैयार हैं? आर्यन ने जवाब दिया, मरने से डर नहीं लगता दोस्त। डर इस बात का है कि माँ को पता भी न चले कि आखिरी बार मैंने क्या सोचा था। उस रात कर्ण ने चुपचाप आर्यन की डायरी में एक लाइन लिख दी, तेरे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन भी सर झुकाकर सलाम करे। 2010 के दिसंबर में कैडेट आर्यन ठाकुर को कमीशन मिला। वो अब आधिकारिक रूप से लेफ्टिनेंट बन चुका था। देहरादून में पासिंग आउट परेड के दिन आर्यन ने जब वर्दी पहनी, उसकी मां ने पहली बार उसका माथा चूमा और कहा, तेरे सिर पर अब सिर्फ मेरा आशीर्वाद नहीं, देश का भरोसा भी है। पिता धर्मवीर ठाकुर ने वर्दी पर हाथ रखकर बस इतना कहा, अब तू मेरा बेटा नहीं, भारत माँ का सपूत है। यह वह मोड़ था जहां आर्यन अब केवल एक बेटा नहीं रहा, वह राष्ट्र की अस्मिता बन चुका था। पहली तैनाती द साया जंगल का साल 2011। आर्यन ठाकुर की पहली पोस्टिंग मिली बस्तर, छत्तीसगढ़। यह वही इलाका था जहां नक्सली गतिविधियां अपने चरम पर थीं। घने जंगल, वीरान सड़कें और हर पेड़ के पीछे छिपा हो सकता था कोई घातक इरादा। लेफ्टिनेंट आर्यन को 11 पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट में शामिल किया गया था। यह यूनिट सीधी मुठभेड़ों और छापामार रणनीति के लिए जानी जाती है और अब इस यूनिट का एक हिस्सा बन चुका था आर्यन। पहली मुठभेड़, खामोशी के बीच गोलियां। तैनाती के तीसरे ही हफ्ते एक खुफिया सूचना मिली। जंगल के अंदरूनी गांव कुइलाड़ी के पास एक नक्सली मीटिंग हो रही थी। आर्यन को अपनी टीम के साथ गुप्त अभियान पर भेजा गया। रात के 3 बजे अंधकार और चुप्पी इतनी गहरी कि सांस भी सुनाई देती थी। आर्यन की टीम पेड़ों के बीच छिपकर बढ़ रही थी। तभी एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई और फिर अचानक गोलियां चलने लगीं। बचाव, हमला, समन्वय, सब कुछ चंद सेकंड्स में तय हुआ। आर्यन ने देखा कि एक ग्रामीण महिला और उसका बच्चा मुठभेड़ के बीच फंस गए थे। उसने बिना एक पल गंवाए सामने से गोली चलाते हुए दौड़ लगाई और दोनों को ढाल बनाकर सुरक्षित झाड़ियों की ओर घसीट लाया। उस महिला की आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी, भगवान भेजा है इसको, इसने मेरे बेटे को बचा लिया। अभियान पूरा हुआ, 5 दुर्दांत नक्सली मारे गए, कुछ फरार हो गए, लेकिन वह बच्चा जिसने अपने सिर पर आर्यन की छाया देखी थी, अब उसे भगवान का सिपाही कहकर पुकारता था। जंगल में डर से बड़ा नाम, आर्यन ठाकुर। धीरे धीरे आर्यन का नाम नक्सलियों के बीच फैलने लगा। चुप मौत, छाया कमांडर, सफेद आंखों वाला सैनिक, कई उपनाम थे। लेकिन जो उसे पसंद था वो एक ग्रामीण ने दिया था, ये सैनिक नहीं, आसमान से उतरा व्रतधारी है। आर्यन कभी निर्दोष पर हथियार नहीं उठाता, पर जब बात दुश्मन की आती, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और दिल आग जैसा तपता था। एक चिट्ठी जो गांव में घूमी, आर्यन ने एक दिन गांव के बच्चों को पढ़ाते हुए माँ को चिट्ठी लिखी। माँ, बंदूक सिर्फ चलाना नहीं सीखा मैंने, चलाने से पहले सोचना भी सीखा है। यहाँ बच्चे डर से नहीं, भूख से रोते हैं। मैं हर गोली चलाने से पहले खुद को सवाल करता हूँ, क्या ये सही है? और जब जवाब देश होता है तो मेरी उंगली नहीं कांपती। यह चिट्ठी बस्तर के स्कूल में पढ़ी गई। वहां के मास्टर साहब ने कहा, अगर हर सैनिक सोचकर गोली चलाए तो एक दिन किताब बंदूक से ज्यादा ताकतवर होगी। यह वह समय था जब आर्यन ने केवल दुश्मन से नहीं, अपने भीतर की संवेदनशीलता से भी युद्ध किया। वो जान गया था कि वर्दी पहनने का अर्थ केवल गोली चलाना नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन की कद्र करना भी है। परछाई बनकर लौटती यादें, साल 2013। बस्तर की तैनाती को 2 साल हो चुके थे। जंगल अब परिचित हो चुका था, मगर मन में एक अजनबी सन्नाटा पनपने लगा था। आर्यन की आंखों में अब भी रातों की मुठभेड़ें तैरती थीं।
गोलियों की आवाज, डर से कांपते बच्चे, खून में सनी मिट्टी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे गहरा होता गया वो था अकेलापन। नंदिता की चिट्ठी। उसी वक्त एक दिन पोस्टमैन ने एक चिट्ठी दी। लिफाफे पर लिखा था, नंदिता सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय। नंदिता, आर्यन की बचपन की दोस्त, साथ में गांव के स्कूल में पढ़े थे, एक ही नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ख्वाब देखे थे। कॉलेज के बाद वे अलग हो गए, लेकिन दिल के किसी कोने में नंदिता अब भी धड़कती थी। उस चिट्ठी में नंदिता ने लिखा था, सुना है तुम जंगलों में हो, मैं दिल्ली में भीड़ के बीच। तुम गोलियों की आवाज सुनते हो, मैं भाषणों की, पर सोच एक ही है, बदलाव की। कभी दिल्ली आओ तो चाय पीने चलेंगे। याद है वो छोटी दुकान जहां तूने मुझे पहली बार चुपचाप देखा था? एक चुप मुस्कान, एक हल्की सांस। आर्यन ने पहली बार महीनों बाद मुस्कुराया। उसने चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आंखें बंद कर लीं और उसे लगा जैसे बचपन फिर से नीम की छांव में लौट आया हो। लेकिन उसकी वर्दी की जेब में अब न चॉकलेट थी न गुल्लक, बल्कि एक ग्लॉक पिस्टल और सर्जिकल ब्लेड था। माँ की आवाज रेडियो पर। उसी शाम यूनिट के रेडियो पर एक स्थानीय कार्यक्रम बज रहा था। सेना में बेटे की सेवा पर एक माँ का गर्व। अचानक आर्यन ठिठक गया। वह आवाज माँ की थी। मेरा बेटा मुझसे चिट्ठी नहीं भेजता, पर मुझे पता है वो ठीक है। कभी कभी नींद में उसका नाम लेती हूँ, आर्यन, और लगता है जैसे उसने मेरा माथा चूमा हो। वो रेडियो बंद नहीं कर पाया। उस रात पहली बार उसके तकिए पर मिट्टी की महक नहीं, आंखों की नमी थी। संघर्ष, बंदूक और दिल के बीच। आर्यन का चेहरा अब और कठोर हो गया था, मगर अंदर कहीं ना कहीं एक इंसान अब भी सांस ले रहा था, जो लिखना चाहता था, जीना चाहता था और चिट्ठियां भेजना चाहता था। पर हर बार उसकी कलम क्लिक की आवाज में दब जाती, बंदूक की ट्रिगर क्लिक। रिश्ते और फर्ज की इस जंग में आर्यन हर दिन थोड़ा और वीर बनता गया, लेकिन हर रात थोड़ा और अकेला भी। सीमाएं जिनका कोई नक्शा नहीं होता। साल 2016। छत्तीसगढ़ से हटाकर आर्यन को अब जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में पोस्टिंग मिली थी। नक्सलियों की छाया से निकलकर अब वह हिम की चादर ओढ़े एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तैनात था। यह पोस्टिंग एक सम्मान भी थी और इम्तहान भी, क्योंकि अब दुश्मन अदृश्य था। कभी बर्फ में दबा माइन, कभी घाटी में छुपा स्नाइपर। यहाँ जिंदगी हर पल मौत से एक इंच की दूरी पर खड़ी थी। पहली बर्फबारी, पहली रात। नवंबर की पहली बर्फबारी हुई थी। आर्यन अपनी यूनिट के साथ गश्त पर निकला। चारों ओर सफेदी और सन्नाटा। तभी वायरलेस पर संदेश आया। गांव के पीछे संदिग्ध मूवमेंट, संभावित घुसपैठ। आर्यन की पलटन तुरंत हरकत में आ गई। अंधेरी रात में बर्फ पर चलते हुए वो खुद को किसी अनदेखे युद्ध की छाया में महसूस कर रहा था। दुश्मन की छाया, पहली गोली। रात के 2:43 बजे सुनाई दी पहली गोली। दूर एक टीले से चली। आर्यन ने जवाबी फायरिंग की, मगर गोली उसके साथी हुसैन को लगी। हुसैन, जो रोज दाल बनाता था, जिसने आर्यन की मां की चिट्ठियां पढ़कर सुनाई थी। भाई, मेरी बीवी को कहना मैं डर कर नहीं मरा, वर्दी में मरा हूं। यह उसके आखिरी शब्द थे। खामोश चिट्ठियां और बेबस वर्दी। हुसैन की मौत ने आर्यन को अंदर से झकझोर दिया। उसने नंदिता की चिट्ठी को फिर पढ़ा। इस बार आंसू चुपचाप बर्फ पर गिरे और गायब हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी रात आर्यन ने पहली बार अपनी मां को खुद लिखा, अम्मा, अगर कभी मैं न लौटूं तो मेरी ये वर्दी तुम ओढ़ लेना, यही मेरी गोदी है। एलओसी पर नजदीकी, दुश्मन भी इंसान होता है। कुछ दिन बाद एक और ऑपरेशन में आर्यन ने एक घायल पाकिस्तानी घुसपैठिए को जिंदा पकड़ लिया। वह कांप रहा था, बैरली 17 ईयर्स ओल्ड। मुझे माफ करना, मैं सोचता था हिंदुस्तानी राक्षस होते हैं। वो लड़का बड़बड़ा रहा था। आर्यन उसकी आंखों में देखता रहा। उसमें डर था, क्रूरता नहीं। जंग के नक्शे सिर्फ सरहद तक होते हैं, इंसानियत का कोई नक्शा नहीं होता, आर्यन ने कहा और अपनी जैकेट उस दुश्मन को ओढ़ा दी। उस रात एक नया सैनिक जन्मा। उस रात आर्यन ने सिर्फ एक घुसपैठ को नाकाम नहीं किया, उसने अपनी आत्मा को भी जिंदा रखा। वह अब न सिर्फ दुश्मन से लड़ रहा था, बल्कि वो उन सीमाओं को मिटा रहा था जो खून से खींची जाती हैं, लेकिन दिल से मिटाई जा सकती हैं। आर्यन अब केवल एक सैनिक नहीं था, वह एक चलता फिरता आदर्श था, जो ये बताता था कि बंदूक से सुरक्षा मिलती है, लेकिन इंसानियत से जीत। जब वर्दी भी थक जाती है। वर्दी पहनने वाला भी इंसान होता है, बस उसे रोने की इजाजत नहीं होती। कुपवाड़ा में सर्द रातें और सुलगता मन। साल 2017 की सर्दियां चरम पर थीं। 15 डिग्री की ठंड में बर्फ में जमी हुई राइफलें और उस पर लगातार घुसपैठ की आशंका। आर्यन के शरीर से ज्यादा उसका मन थक चुका था। हर रात चौकसी पर होते हुए उसकी आंखों के सामने वही चेहरे घूमते, हुसैन, घायल पाकिस्तानी लड़का और मां की मुस्कान। नंदिता की चिट्ठियां अब वह खोलता नहीं था। वह जानता था, प्यार पढ़ने से और भारी हो जाता है, और भारीपन जंग में मौत जैसा होता है।
मन का पीटीएसडी, एक अदृश्य घाव। आर्यन का चेहरा शांत था, पर उसकी नींद में चीखें थीं। डॉक्टर ने कहा पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बटालियन के मेजर ने पूछा, आर्यन तू क्यों नहीं बोलता अब? उसने सिर्फ एक बात कही, क्योंकि मेरे हर जवाब में एक गोली छुपी है और मैं किसी को मारना नहीं चाहता। वर्दी की थकान, वो वर्दी जो एक समय गर्व की प्रतीक थी, अब कांधे पर पत्थर जैसी लगने लगी थी। आर्यन के भीतर एक तूफान था, जहां एक ओर कर्तव्य था, दूसरी ओर टूटती संवेदनाएं। एक रात उसने बैरक की दीवार पर लिखा, अगर मैं कभी लौटूं तो मुझसे सवाल मत पूछना, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी होगी। अचानक तबादला, फिर से मोर्चे पर। 2020 की शुरुआत में अचानक एक रेड अलर्ट आया। गुलमर्ग सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की सूचना थी। आर्यन को फिर से मोर्चे पर भेजा गया। मेजर ने कहा, तू सबसे अनुभवी है, तू जाएगा। आर्यन ने न कोई सवाल किया, न कोई बहाना। सिर्फ एक मुस्कुराहट थी, थकी, बुझी हुई, पर सच्ची। अगर मेरी चुप्पी से भी देश को चैन मिले तो मैं पूरी जिंदगी खामोश रहूंगा। नंदिता की आखिरी चिट्ठी। उसी रात उसे बैग में एक पुरानी चिट्ठी मिली। नंदिता ने लिखा था, मैं जानती हूं तुम जवाब नहीं दोगे, लेकिन जब ये चिट्ठी पढ़ो तो एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचो, उस लड़की को जिसने कभी तुमसे सिर्फ एक बात मांगी थी, जिंदा लौट आना। आर्यन ने चिट्ठी को चूमा, उसे फाड़ा नहीं, बस वापस बैग में रख दिया। अब आर्यन मोर्चे पर था, बर्फ, बंदूकें और बर्फ में दबा वो मन जो अब सिर्फ एक आखिरी सांस की मोहलत चाहता था। आखिरी मिशन, आखिरी खामोशी। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए लड़ी जाती हैं। गुलमर्ग सेक्टर, बर्फ की चादर में घुला खून। जनवरी 2020, कश्मीर घाटी बर्फ से ढकी थी। गुलमर्ग सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों की मूवमेंट की रिपोर्ट आई थी। आर्यन की यूनिट को ऑपरेशन शिवालिक ब्लू के तहत एलओसी के पास गश्त पर भेजा गया। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। ठंडी हवा, बर्फ के नीचे छुपे खतरे और आंखों में बस एक मिशन, कोई भी घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। मुठभेड़ पर जो लहू से लिपटी थी। दोपहर करीब 3:15 बजे गश्ती दल के रेडियो पर हलचल आई। 3 संदिग्ध मूवमेंट 400 मीटर पूर्व दिशा में। आर्यन ने बिना समय गंवाए कमांड दी, टी फॉर्मेशन बनाओ और आगे बढ़ो। जैसे ही टीम बढ़ी, अचानक एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। आर्यन हवा में उछलकर नीचे गिरा। उसका बायां कंधा बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। जख्मी कंधे और फटी हुई वर्दी में उसने रेंगकर 20 मीटर दूर से एक आतंकी को निशाना बनाया। सीधा सिर में गोली। आखिरी सांसें और तिरंगे का वादा। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची, आर्यन बेहोश हो चुका था। उसे हेली द्वारा आर्मी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर में पायलट ने पूछा, आर्यन कुछ कहना चाहोगे? उसने टूटी हुई सांसों में इतना ही कहा, मां को कहना बेटा वापस आ रहा है, तिरंगे में, लेकिन पूरा गर्व लेकर। चिट्ठी जो कभी खुली नहीं। जब आर्यन का शव गांव लाया गया, मां ने कांपते हाथों से उसका सामान संभाला। बैग में वही चिट्ठी रखी थी जो कभी आर्यन ने नहीं खोली थी। नंदिता की वो आखिरी चिट्ठी अब मां ने पढ़ी। हर शब्द जैसे खून से लिखा गया हो। अगर तुम कभी लौट न सको तो जानना, मैं हर सुबह तुम्हारे नाम की दिया जलाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे नहीं, इस देश के हो। समाप्ति की शुरुआत। आर्यन को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गांव की गलियां मौन थीं। नंदिता ने उस चिट्ठी को आर्यन की समाधि के पास एक शीशे के फ्रेम में रख दिया। सामने सिर्फ एक शब्द खुदवाया गया, जय हिंद। उसके बाद भी वो जिंदा है। शहीद मरते नहीं, बस मिट्टी में समाकर अमर हो जाते हैं। गांव की सुबह बदल गईं। उस दिन के बाद शिवानगढ़ गांव की हवाओं में एक अलग सी नमी थी। वो रास्ता जहां कभी आर्यन दौड़ लगाता था, अब वहां उसके नाम की पट्टी लगी थी, कैप्टन आर्यन पंव। बच्चे जब स्कूल जाते तो रुककर सलाम करते, एक तस्वीर को, एक नाम को, एक चुप्पी को। नंदिता की खामोशी जो दुनिया से ऊंची थी। नंदिता ने पत्रकारिता छोड़ दी थी। वो अब हर साल उन सैनिकों के परिवारों के लिए काम करती जो अपने बेटे खो चुके थे। उसने एक संस्था शुरू की, रक्षा रेखा, जो शहीदों की विधवाओं और माओं की मदद करती थी। जब कोई पूछता, आप ये सब क्यों करती हैं, वो बस मुस्कुराकर कहती, क्योंकि एक वादा अधूरा रह गया था। वो कहा करता था, मैं लौट कर आऊंगा, और अब मैं उसके हिस्से का जी रही हूँ। माँ, जिसकी आंखों में आज भी सूरज चमकता है। आर्यन की माँ ने बेटे की वर्दी को एक कांच की अलमारी में रखा था। हर सुबह उठकर वो पहले उस वर्दी को प्रणाम करती, फिर अपने खेतों की ओर जाती। जब गांव के लोग उन्हें शहीद की मां कहकर पुकारते, वो गर्व से सिर ऊंचा करती और कहती, मेरा बेटा तो अमर है, अब मैं एक मां नहीं, भारत मां की सखी हूं। राष्ट्रीय परेड और सम्मान। 26 जनवरी 2022 को कैप्टन आर्यन पंव मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दिल्ली की राजपथ पर जब उनके नाम की घोषणा हुई तो टीवी पर झुकी हुई नंदिता की तस्वीर दिखाई गई। आंखों से बहती चुप्पियां और दोनों हाथों में उसकी चिट्ठी।
उस दिन पूरा देश रोया था। उस मिट्टी में कुछ और भी था। गांव में एक छोटा सा स्मारक बना जहां नीचे ये पंक्तियां खुदी थीं। यहाँ वो लेटा है जिसकी रगों में सिर्फ खून नहीं बल्कि भारत बसता था। समापन की स्याही से नहीं, रक्त से लिखी कहानी। आर्यन की कहानी खत्म नहीं हुई। हर बार जब कोई युवा एनडीए की तैयारी करता है, हर बार जब कोई माँ अपने बेटे को तिरंगे में लिपटे देखती है, हर बार जब कोई प्रेमिका इंतजार करती है, आर्यन फिर से जन्म लेता है। कभी कभी कोई कहानी पूरी होकर भी अधूरी रह जाती है क्योंकि उसका नायक चला तो जाता है, लेकिन उसकी धड़कनें इस देश की मिट्टी में गूंजती रहती हैं। आर्यन भी चला गया, लेकिन क्या वो सचमुच गया? जब कोई सैनिक सीमा पर अपनी जान हथेली पर लेकर खड़ा होता है, जब कोई माँ तिरंगे में लिपटे बेटे को देखकर सिर ऊंचा करती है, जब कोई प्रेमिका हर वक्त उम्मीद की लौ जलाए बैठी रहती है, तब आर्यन वापस आता है। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस बेटे की है जो लौट कर नहीं आता, हर उस माँ की है जो बेटे की चिट्ठी को तकिए के नीचे रखकर सोती है, हर उस देशवासी की है जो आजादी की कीमत समझता है। सरहद के उस पार भले ही गोली चलती है, लेकिन यहाँ हर दिल में उसकी गूंज बाकी रह जाती है। जय हिंद।